हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। जो हमारी सीरीज चल रही है सोशल चेंज मतलब सोशल चेंज क्वेश्चनेयर की, यानी सामाजिक परिवर्तन प्रश्नोत्तर के इससे संबंधित जो प्रश्न सॉल्व किए जा रहे हैं उसका ये पार्ट नंबर 11 है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को जो जीआईसी नेट के लिए सब में ये टॉपिक है सोशल चेंज का। आप जीआईसी का सिलेबस उठाइए या फिर नेट का उठाइए या सोशियोलॉजी से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं सब में ये टॉपिक्स आता ही आता है। तो उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं लगभग हमने सबको लिया हुआ है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा, इसके पहले का क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक परिवर्तन का जनांकीय कारक है? ऑप्शन ए है उत्प्रवशन एवं अप्रवशन, प्रौद्योगिक एवं आविष्कार, औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक विकास, ग्रामीण एवं शहरी प्रथाओं में अंतर। तो सामाजिक परिवर्तन का हमको क्या देखना है? जनांकीय कारक किसका? सामाजिक परिवर्तन का। तो प्रौद्योगिक एवं आविष्कार ये है, ये जनांकीय के अंतर्गत आता ही नहीं है। औद्योगिक या प्रौद्योगिक चीज़ें भी नहीं आती हैं। ग्रामीण एवं शहरी प्रथाओं में अंतर, ये किसी भी प्रकार से सामाजिक परिवर्तन के बहुत ज़्यादा जिम्मेदार नहीं होती। ये जो उत्प्रवशन और अप्रवसन है, ये है सामाजिक परिवर्तन का जनांकीय कारक। हमारा ऑप्शन जो है ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष पंचवर्षीय योजना में भारत में औद्योगिकरण को प्रथम प्राथमिकता बनाया गया था? मतलब इसमें ये कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना जो है उसमें भारत में कब औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई थी? तो ये दिया गया था जो है हमारा 1951 है, 1952 है, 1955 है, 1956 है। तो ये जो दिया गया था 1956 में दिया गया था। डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न कूटों के आधार पर यह चिन्हित करें कि सामाजिक परिवर्तन से क्या होता है? प्रगति, विसंगठन, अंतरक्रिया, मुनाफे की प्रेरणा। क्या होता है? हमारा ये कूट के माध्यम से हमको सही बताना है। तो जो सामाजिक परिवर्तन होता है उससे प्रगति भी होती है, अंतःक्रिया तो होती नहीं है, ये तो एक सोशल में आ जाएगा, मतलब कि सामाजिक क्रिया संबंध ये सब। मुनाफे की प्रेरणा ऐसा भी नहीं है। तो प्रगति, तो यहाँ पे प्रगति के साथ साथ विसंगठन, सामाजिक परिवर्तन जो होता है तो उससे जो होता है वो एक प्रगति है और विसंगठन, इसलिए हमारा ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केवल प्रौद्योगिक कारक मानव जीवन की अवस्थाओं को नहीं बदल सकते हैं, उस युक्ति के संबंध में आपकी राय क्या है? सत्य है, मतलब कि कह रहा है केवल प्रौद्योगिक कारक जो होते हैं वो मानव जीवन की अवस्थाओं को नहीं बदल सकते। क्या ये सही है या फिर गलत है? सत्य है, असत्य है, ना तो सत्य ना तो असत्य, सत्य और असत्य दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकता है? तो केवल प्रौद्योगिक कारक से ही मानो, क्या आप ही बताइए कि क्या प्रौद्योगिक कारक मानव जीवन की अवस्थाओं को नहीं बदल सकते हैं? क्या मतलब कि मानव जीवन के लिए एक ही उत्तरदायित्व, एक ही कारक है जिससे मानव जीवन बदल जाएगा, प्रौद्योगिक कारक? नहीं, ये जो है ये सत्य कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यही एक ही कारण से मानव जीवन की या मानव जीवन की जो अवस्थाएं हैं वो बदल नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रौद्योगिक विलंबन की धारणा दिया है? ऑगबर्न एवं निमकॉफ, मैकाइवर एवं पेज, हार्टन एवं हंट, ब्रूम एवं सल्जन। ये यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है और ये जीआईसी में भी पीवाईक्यू के रूप में है, जीआईसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रौद्योगिक विलंबन की बात करते हैं ऑगबर्न निमकॉफ, जो इनकी बुक है एक सोशल चेंज, जो 1922 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1922 में। उसमें इन्होंने संस्कृति को दो भागों में बांटा,
एक में भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। तो उसमें इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना की भी बात की है, मतलब कि एक संस्कृति आगे बढ़ जाती है और एक पीछे छूट जाती है। तो क्यों पीछे छूट जाती है और एक क्यों आगे बढ़ जाती है, उसी को इन्होंने कहा है विलंबना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। मतलब कि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन से जिसकी वजह से सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। आविष्कार, दूसरी संस्कृति से संपर्क, आविष्कार एवं दूसरी संस्कृति से संपर्क, सामाजिकरण। तो इसमें देखिए आविष्कार जो ये भी सही हो सकता है, लेकिन हमको सिर्फ एक ऑप्शन चुन, और दूसरी संस्कृति संपर्क ये भी हो सकता है। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो रहा कि आविष्कार भी होता है सांस्कृतिक परिवर्तन से, मतलब कि इसके परिणाम से सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, और दूसरी संस्कृतियों के संपर्क से होता है। इसलिए हमारा सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसने चुनौती और प्रत्युत्तर की धारणा के आधार पर व्याख्या किया। ये भी यूपीपीजीटी अभी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसने चुनौती एवं प्रत्युत्तर की धारणा के आधार पर व्याख्या किया। पीएस सोरोकिन, विल्फ्रेडो पेरेटो, ओस्वाल्ड स्पेंगलर, एजे टॉयनबी। तो चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत जो है एजे टॉयनबी ने दिया है। ये देखते हैं चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत ये है, इन्होंने कहा है कि जो प्राकृतिक है परिवर्तन में, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो मतलब कि मनुष्य को या जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, सबको चुनौती देती हैं कि अगर मतलब कि आप उनकी चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं या फिर उसमें अपना तालमेल बैठा लेते हैं, उसी के हिसाब से चलने लगते हैं, तब तो वो अपने साथ लेकर के चलती है। अगर आप तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं तो वहाँ पे जो नहीं बैठा पाता उसकी समाप्ति हो जाती है। तो यहाँ पे इसी को उन्होंने कहा चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत, कि प्रकृति जो है वो हमेशा एक चुनौती देती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या एक सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। मतलब कि निम्न में से क्या एक सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। एक व्यक्ति के द्वारा धर्म परिवर्तन करना, जनसंख्या संरचना में परिवर्तन, तलाक के दरों में वृद्धि, महिला साक्षरता में कमी। क्या है जो सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो इसमें हमारा क्या होगा, देखिए महिला साक्षरता में कमी, तो ये भी तो आएगा सामाजिक परिवर्तन में। तलाक की दरों में वृद्धि, तो कहीं ये भी हो रहा है। जनसंख्या संरचना पर एक व्यक्ति के द्वारा धर्म परिवर्तन कर लेना, ये सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, और ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से किसकी दृष्टि में सामाजिक संरचना में अंतर्विरोधों एवं असंगतियों के परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न होता है। मतलब ऐसे कौन से समाजशास्त्री हैं जिनकी नज़रिए से सामाजिक संरचना में अंतर्विरोध और असंगतियों के परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न होता है। पीएस सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, ओस्वाल्ड स्पेंगलर, मैक्स वेबर। तो ये जो है अंतर विरोध और असंगतियों के कारण बताते हैं कार्ल मार्क्स। ए इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, सॉरी। अगला है, निम्न में से किस विद्वान ने आंतरिक आसन परिवर्तन का सिद्धांत दिया। आसन परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है। विल्फ्रेड पेरेटो, ला पियरे, पी ए सोरोकिन, जी गुरविच। किसने दिया है। तो ये है सोरोकिन का। सोरोकिन ने कौन कौन सा सिद्धांत दिया। आसन परिवर्तन का सिद्धांत दिया, सांस्कृतिक प्रवरण का सिद्धांत दिया, सांस्कृतिक सीमाओं का सिद्धांत दिया। इस तरीके से इन्होंने सामाजिक परिवर्तन में बहुत सारे सिद्धांत को दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे संस्थात्मक परिवर्तन का बोध होता है। मतलब किससे संस्थात्मक परिवर्तन का बोध होता है। व्यवस्था में परिवर्तन, परिस्थिति में परिवर्तन, मूल्यों में परिवर्तन, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन। तो संस्थात्मक परिवर्तन किसमें होता है, किसमें परिवर्तन हो जिसकी वजह से संस्थात्मक परिवर्तन का बोध माना जाएगा।
इसका हमारा है ए इज राइट आंसर। व्यवस्था में परिवर्तन जब होता है इससे संस्थात्मक परिवर्तन का बोध होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट नामक पुस्तक लिखा है? निम्न में से किस विद्वान ने डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नेट में भी पूछा गया है, जीआईसी में पीवाईक्यू में पूछा गया है और यूपी पीजीटी में पूछा जाता है। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट नामक पुस्तक किसने लिखा? ओसवाल्ड स्पेंगलर, वी जैनसन, मोरिस जेन्सबर्ग, डब्ल्यू ई मोरे। तो ये बुक है ओसवाल्ड स्पेंगलर की, इज राइट आंसर। अगला है, निम्न विद्वानों में से किस विद्वान ने सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक पुस्तक लिखा है? ये भी बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स किसने लिखी है? पी ए सोरोकिन, थ्रोस्टर बैबलेन, मैक्स वेबर, विलियम ऑफ ऑगबर्न। तो ये बुक जो है ये है सोरोकिन की। देखिए, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट किसकी है? ओसवाल्ड स्पेंगलर की है। और सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स किसकी है? तो ये पी ए सोरोकिन की है। याद करने में बहुत आसानी हो कि डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट स्पेंगलर की है और सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स सोरोकिन की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न विद्वानों में से किससे थ्रोस्टन बैबलिन का नाम जुड़ा है? प्रौद्योगिक सिद्धांत से, जनांकिकी सिद्धांत से, जैविक सिद्धांत से या फिर सांस्कृतिक सिद्धांत से, किससे जुड़ा हुआ है? तो जो बैबलन है, थॉर्स्टन बैबलन, इनका नाम जुड़ा है प्रौद्योगिक सिद्धांत से। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक निम्न में से किस विद्वान के द्वारा, किस समाजशास्त्री के द्वारा लिखी गई है? डी एन मजूमदार, एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, श्यामा चरण दुबे। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया बुक किसने लिखी है? आई गेस आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है एम एन श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या सामाजिक परिवर्तन में बाधक है? अज्ञानता, निहित स्वार्थ, परंपरा, उपरोक्त सभी। सामाजिक परिवर्तन ऐसे कौन से कारक हैं जो सामाजिक परिवर्तन में बाधक बनते हैं? तो इसमें देखिए, अज्ञानता, अगर व्यक्ति में किसी भी प्रकार का ज्ञान ही नहीं है तो ये भी बाधक होगा। निहित स्वार्थ, अगर हम बस अपनी सिर्फ हमारा कहाँ पे लाभ हो रहा है हम उसके हिसाब से अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग परिवर्तन चाहते तो वो भी सामाजिक परिवर्तन नहीं हो पाएगा। एक परंपरा कि ये पुरानी चीज़ों को लेकर के ही चलती हैं, इसकी वजह से भी सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए हमारा डी इज राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है ऑप्शंस वो सही है। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? संस्कृतिकरण यह संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है, यह अंग्रेजी राज से आरंभ हुआ है, यह परिवर्तन का बाहरी स्रोत है, यह स्थिति में परिवर्तन की प्रक्रिया है। क्या है? देखो, संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है और स्थिति में परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं है? ऐसा कौन सा परिवर्तन है जो संवर्धक आंदोलन नहीं कहा जाएगा? साक्षरता आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, दलित आंदोलन, आरक्षण विरोधी आंदोलन। तो यही है, आरक्षण विरोधी आंदोलन जो है ये संवर्धक आंदोलन नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता एवं सभ्यता का प्रस्ताव निम्न में से किस विद्वान ने किया? ए एल क्रोबर, चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, एल एच मार्गन। जंगलीपन, बर्बरता और सभ्यता का प्रस्ताव किस समाजशास्त्री के द्वारा इसकी बात की गई है? तो इसकी बात करते हैं एल एच मार्गन। मार्गन के द्वारा जंगलीपन, बर्बरता और सभ्यता की बात इन्होंने की है।
अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना, ये भी जीआईसी और यूपीपीजीटी का पीवाईक्यू है। स्वयं सहायता समूह योजना कब आरंभ हुई थी? 2 अक्टूबर 1995 को, 20 जनवरी 1996 को, 20 अगस्त 1997 को, या फिर जो है 1 अप्रैल 1999 को। स्वयं सहायता समूह, तो 2 अक्टूबर 1995 को ये स्वयं सहायता योजना जो है आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे? भारत में बीरबल साहनी, बी पुरी, होमी जहांगीर भाभा, एम.एस. स्वामीनाथन। तो भारत की बात कर रहा, हरित क्रांति के सूत्रधार थे एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम विधिवत कब आरंभ हुआ था? विधिवत सामुदायिक विकास कार्यक्रम 15 अगस्त 1951 को, 15 अगस्त 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 को, या फिर क्या कह रहा है 26 जनवरी 1953 को। तो ये जो विधिवत आरंभ हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीजीटी और जीआईसी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में ब्राह्मणीकरण की धारणा का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? किसकी बात कर रहा है? भारत में ब्राह्मणीकरण की धारणा का, और सबसे पहले प्रयोग, इसमें 3 ऑप्शन देखे आ रहे हैं, अंकलेश्वर अयप्पन, एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे वेतेई, एफ.जी. वेले। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है, अंकलेश्वर अयप्पन। इसमें देखिए अंकलेश्वर अयप्पन जो है, इन्होंने इस धारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, और कब किया था? 1930 में। 1930 में इन्होंने इसका प्रयोग किया हुआ था, और इन्होंने कहा कि संस्कृतिकरण का जो अर्थ है वो ब्राह्मण शास्त्रीय जीवन शैली एवं जीवन मूल्यों को अपनाना है। लेकिन इसकी बात एम.एन. श्रीनिवास भी करते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने क्या कहा कि इसे मूलतः सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया कहा जाएगा। इन्होंने इसकी प्रक्रिया की, और जो क्या नाम इनका, अंकलेश्वर अयप्पन है, इन्होंने ब्राह्मणवादी पूर्वाग्रह लिया। तो इन्होंने, श्रीनिवास ने कहा कि ब्राह्मणवादी पूर्वाग्रह के कारण ही इसकी आलोचना की जाती है। तो जो अंकलेश्वर अयप्पन ने संस्कृतिकरण की धारणा दी, इसको, उसकी आलोचना किसने की? तो एम.एन. श्रीनिवास ने की है। एम.एन. श्रीनिवास ने इसकी आलोचना करके क्या किया, इन्होंने, इनकी एक पुस्तक है सोसाइटी एंड रिलीजन एमंग कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया। क्या है इनकी पुस्तक? सोसाइटी एंड रिलीजन एमंग कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, 1952 में जो प्रकाशित हुई थी। इसके दूसरे संस्करण में इन्होंने संस्कृतिकरण की धारणा को दिया, और उन्होंने पहले 1942 में ब्राह्मणीकरण की धारणा दिया हुआ था। ध्यान दीजिएगा इसे, कि ब्राह्मणीकरण की धारणा किसने दिया? एम.एन. श्रीनिवास ने दिया। कब दिया? 1942 में दिया ब्राह्मणीकरण की धारणा का। अब इसमें भी देखिए, अगर ब्राह्मणीकरण की धारणा का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा जाए तो 1930 में किसने दिया? अंकलेश्वर अयप्पन ने दिया, जिसके लिए हमारा एज राइट आंसर हुआ। तो इस पे हमारा इस सीरीज़ का जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके आगे का क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिले। और ये जो है, इसका प्रैक्टिस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।